नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चीनी सामान के बाइकआउट के बीच दिवाली पर हुई 72,000 करोड़ की बिक्री। जी हां दोस्तों, खुदरा कारोबारियों के संगठन केट ने रविवार को बताया कि इस दिवाली के दौरान देश भर के बड़े बाजारों में करीब 72,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई है। केट के अनुसार इस साल की दिवाली के दौरान चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए केट के आह्वान पर कोई चीनी सामान नहीं बेचा गया। दोस्तों केट ने एक बयान में कहा कि 20 अलग अलग शहरों से इकट्ठा की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन्हें भारत का अग्रणी वितरक केंद्र माना जाता है, उम्मीद है कि दिवाली त्योहार बिक्री ने लगभग 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया और चीन को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, जम्मू, अहमदाबाद, सूरत, कोचीन, जयपुर, चंडीगढ़ सहित 20 शहरों को वितरण शहर माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में इस महामारी की स्थिति पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, केजरीवाल भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, बीते कुछ दिनों से दिल्ली में इस महामारी के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस बैठक में अमित शाह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और CM अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई इस बैठक के बाद CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ICU बेड की है, इसलिए उन्हें बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने में सभी एजेंसी मिलकर काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में ICU बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए BiPAP मशीनें प्राप्त करने में दिल्ली सरकार की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यह मीटिंग बुलाई। इस वक्त यह जरूरी है कि सभी लोग मिलकर काम करें ताकि दिल्ली के लोगों की जान को बचाया जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की चौखट पर गिड़गिड़ाई इमरान सरकार, इस बार मांगे इतने रुपए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया जानती है। रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। यानी कि दोस्तों वित्तीय मोर्चे पर संकट से जूझ रही इमरान खान की सरकार एक बार फिर चीन से कर्ज लेने की फिराक में है। दोस्तों इस्लामाबाद ने इस बार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट के पैकेज 1 के निर्माण के लिए $2.7 अरब का कर्ज मांगने का फैसला किया है। पाकिस्तान की ओर से चीन से यह कर्ज उस वक्त मांगा जा रहा है जब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है और चीन की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं CPEC पर पहले की तरह बेहताशा खर्च करने के मूड में नहीं है। दोस्तों ML1 परियोजनाओं में पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन और दोहरीकरण शामिल है। यानी यह मेन लाइन प्रोजेक्ट दक्षिण में कराची को उत्तरी हिस्से पेशावर से जोड़ेगा। इस परियोजना के लिए $6.1 अरब की चीनी फंडिंग में से सिर्फ $2.73 अरब के कर्ज को स्वीकृति देने का अनुरोध किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस की इस महामारी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप के अगले हफ्ते कानपुर पहुंचने की है संभावना। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए रूस से स्पुतनिक 5 टीके की पहली खेप अगले सप्ताह कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI से डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला को अनुमोदन मिलने के बाद दूसरे और तीसरे चरण का मानव क्लिनिकल परीक्षण किया जाएगा। कॉलेज के प्राचार्य RB कमल ने बताया कि टीके का परीक्षण अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इसके लिए 180 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि शोध प्रमुख डॉक्टर सौरभ अग्रवाल टीके की खुराक का निर्धारण करेंगे। संबंधित व्यक्ति को एक खुराक देने के बाद यह तय किया जाएगा कि उसे आगे और खुराक देनी है या नहीं। एक खुराक देने के बाद स्वयंसेवकों की निगरानी के साथ उनकी समय समय पर जांच की जाएगी और इसके बाद तय होगा कि और खुराक दी जाए या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
चीन समेत 15 देशों के बीच होगा विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता, भारत नहीं हुआ है शामिल। जी हां दोस्तों, चीन और 14 अन्य देशों ने विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक गुट के संगठन पर सहमति जताई है, जिसके दायरे में करीब 1/3 आर्थिक गतिविधियां आएंगी। एशिया में कई देशों को उम्मीद है कि इस समझौते से इस महामारी की मार से तेजी से उभरने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी पर 10 राष्ट्रों वाले दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय मंच एशियन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के इतर रविवार को डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोस्तों, मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री मोहम्मद आजमीन अली ने कहा कि 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद अंततः वह क्षण आ गया है जब हम RCEP समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता संकेत देता है कि RCEP देशों ने इस मुश्किल समय में संरक्षणवादी कदम उठाने के बजाय अपने बाजारों को खोलने का फैसला लिया है। दोस्तों, इस समझौते में आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। वहीं दोस्तों, भारत के इसमें शामिल न होने पर अधिकारियों ने कहा है कि इस समझौते में भारत के फिर से शामिल हो सकने के लिए द्वार खुले रखे गए हैं। समझौते के तहत अपने बाजार को खोलने की अनिवार्यता के कारण घरेलू स्तर पर विरोध की वजह से भारत इससे बाहर निकल आया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर है रिकवरी, लेकिन RBI के लिए महंगाई बन रही है समस्या। जी हां दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर रिकवरी देखने को मिल रही है और संभव है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाने के अंतिम छोर पर खड़ा हो। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपने वैश्विक अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर यह बात कही है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन 6% के ऊपर ही रहने का अनुमान है। दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में RBI ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने का फैसला ले सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा, भारत को मिलने वाले हैं 10 करोड़ इस महामारी के टीके। जी हां दोस्तों, पिछले 9 महीने से इस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बाद अगर आप भी बेसब्री से इस महामारी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दोस्तों, अगले महीने तक इस महामारी वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार होकर भारत आ जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पार्टनर है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दवा कंपनी एस्ट्रोजेनिका के साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदर पूनावाल ने बताया कि इस वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बनाए जाएंगे, जिनमें से 50 करोड़ भारत के लिए रहेंगे। इसका शुरुआती उत्पादन भारत के लिए होगा और अगले साल की शुरुआत में इसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य 50 करोड़ डोज अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए तैयार किए जाएंगे। नई दिल्ली और कोवैक्स के बीच हुए अनुबंध के आधार पर ऐसा होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, WHO की सहायता से कोवैक्स गरीब देशों के लिए वैक्सीन खरीद रहा है। इस समय 4 करोड़ डोज तैयार हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि इस वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल में इस महामारी वायरस से बचाव के अच्छे परिणाम मिले तो सीरम इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार से इमरजेंसी लाइसेंस मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं भारत में और पूरी दुनिया में क्या है इस महामारी के फिलहाल हालात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत में इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 88,50,000 के करीब पहुंच गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1,29,000 को पार कर गया है। वहीं दोस्तों, कुल एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो वह 4,71,000 से ज्यादा है। भारत में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17,47,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरा नंबर कर्नाटक और तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद में तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, असम आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरे दुनिया के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5,40,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 13,12,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1,10,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके
चुके हैं। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 58 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इटली, मैक्सिको, पेरू, जर्मनी, ईरान, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लीबिया में खोम्स तट के पास नाव टूटी, 74 प्रवासियों की अब तक हो चुकी है मौत। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रवासी एजेंसी का कहना है कि यूरोप जा रही एक नौका के लीबिया के तट के पास टूटकर डूब जाने से उस पर सवार कम से कम 74 प्रवासी डूब गए। घटना के वक्त नौका पर महिलाएं और बच्चों सहित कुल 120 लोग सवार थे। नाव लीबियाई बंदरगाह अल खुम्स के पास डूब गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक इस क्षेत्र में नौका टूटकर डूबने की कम से कम यह 8वीं घटना है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन के मुताबिक सिर्फ 74 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका। इस घटना में एक 6 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुताबिक इस साल इन नौकाओं में करीब 900 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1100 लोगों ने लीबिया में वापसी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवे का अलर्ट, ट्रेन में सफर करने से पहले जान लीजिए जरूरी बातें। जी हां दोस्तों, इस बार फेस्टिवल सीजन में अगर आप घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इंडियन रेलवे की तरफ से जरूरी जानकारी शेयर की गई है, जो कि हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। दोस्तों रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में सफर के दौरान कोई भी यात्री फटाका लेकर न जाए। अगर किसी भी यात्री के पास किसी भी तरह के क्रैकर्स यानी कि फटाके पाए जाते हैं या फिर वह चोरी छिपे ले जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रेलवे ने कहा है कि इस तरह का कोई काम न करें जो नियमों के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते पाए गए हैं तो यह रेलवे के एक्ट 1989 के सेक्शन 67 का उल्लंघन होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस एक्ट के मुताबिक कोई भी यात्रा करते समय अपने साथ फटाका, गैस सिलेंडर जैसे सामान लेकर नहीं जा सकता। अगर कोई भी यात्री ऐसा करता है तो वह नियमों के खिलाफ माना जाएगा। इसके साथ ही वह रेलवे से यह अपेक्षा नहीं रख सकता है कि उसे इस तरह का सामान ले जाने की इजाजत मिलेगी। रेलवे के मुताबिक अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो यह रेलवे एक्ट के सेक्शन 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल दिवाली पर सेंट्रल रेलवे ने काफी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, जिससे कि कोई भी यात्री इस तरह का सामान लेकर न जा पाए। हर तरह से यात्रियों की सुरक्षा और फटाकों की एक राज्य से दूसरे राज्य में स्मगलिंग पर पैनी नजर रखी जा रही है और छठ पूजा तक इसी तरह का प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में झमाझम बारिश, ठंड की दस्तक, प्रदूषण से मिली राहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में रविवार की शाम झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे। बारिश से आसमान में छाई धुंध की चादर साफ हो गई और लोगों ने राहत की सांस ली। प्रदूषण से राहत के साथ ही लोगों को ठंड का भी एहसास हुआ। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 1-2 दिन बारिश होने का अनुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 और 16 नवंबर को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा। वहीं दोस्तों दिल्ली एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अलवर और तिनजारा में ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम बदल गया। यहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। सड़कों पर ओले की सफेद चादर सी बिछ गई। वहीं दोस्तों पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में जहां बारिश और हवा से मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है, वहीं पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शादियों के सीजन में फिर महंगा होगा सोना, जान लीजिए क्या रहेगी कीमतें। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद शुरू हो रही शादियों के सीजन में सोने की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होने की उम्मीद है। इस साल के अंत तक सोने की कीमत 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। रिसर्च फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी एक रिपोर्ट में इस तरह का आकलन किया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंकों की ब्याज सस्ता रखने की पॉलिसी और भारत में परंपरागत खरीद के मौसम के मद्देनजर साल के अंत तक सोने की कीमत में एक बार फिर से उछाल देखने को मिलेगा। सोने में निवेश करने से लोगों को शेयर बाजार से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिला है। फर्म के मुताबिक पिछले 1 दशक में भारत में सोने ने 159% का रिटर्न दिया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अहमद पटेल की इस महामारी से तबीयत बिगड़ी, मेदांता के आईसीयू में करा रहे हैं इलाज। जी हां दोस्तों, इस महामारी से जूझ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अहमद पटेल की हालत स्थिर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस सांसद के बेटे फैजल पटेल ने दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पटेल को इस महामारी की चपेट में आने की वजह से कुछ हफ्तों पहले ही भर्ती कराया गया था। फैजल ने ट्विटर पर लिखा कि उनके परिवार के स्थान पर हम इस जानकारी को साझा करना चाहते हैं कि श्री अहमद पटेल कुछ हफ्ते पहले इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें आगे के इलाज के लिए अब गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरजेडी नेता मनोज झा का नीतीश पर तंज, बोले ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, एक तरफ एनडीए विधायक दल की बैठक में नई सरकार के गठन का स्वरूप तय किया जा रहा है, वहीं आरजेडी की तरफ से भविष्य के संकेत दिए जा रहे हैं। दोस्तों आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश का नाम लिए बिना निशाना साधा, मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना बताया। मनोज झा ने इशारों ही इशारों में कहा कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वहीं दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, 40 सीट लाकर जनता द्वारा खारिज कर देने के बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है तो ये ख्वाब बिहार को नहीं पच रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने आगे कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि बीजेपी 74 सीट लाती है लेकिन सीएम का चेहरा नहीं है उनके पास, मिल भी नहीं रहा है, खोजना भी नहीं चाह रहे हैं, बड़ा दबाव है तो 40 सीट वाले को मुख्यमंत्री का पद दे दिया, 4 सीट हम और वीआईपी की है। इस विडंबना का अनफोल्डिंग आगे कैसा होगा, हमें इंतजार करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दौरा, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा भारत से होगी कड़ी टक्कर, कोहली से नहीं लेंगे पंगा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने कहा है कि उनके देश में भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी अन्य क्रिकेटरों की तरह ही देखा जाता है। दोस्तों पेन ने साथ ही कहा कि कोहली उनमें से एक हैं जिनसे ऑस्ट्रेलियाई लोग नफरत करते हैं, लेकिन बतौर फैन लोग कोहली को बल्लेबाजी करते देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें रन बनाते नहीं देखना चाहते। ऑस्ट्रेलिया दौर पर भारत को 27 नवंबर से 3 वनडे, 3 टी20 और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। दोस्तों कोहली जहां सीमित ओवरों की सीरीज और पहले टेस्ट में टीम की कप्तानी करेंगे तो वहीं पेन 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राजा का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।